हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मुंबई सेंट्रल डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो मुंबई सेंट्रल डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो एग्ज़ाम डेट यह 25 मई 2024 को यह कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें यह पेपर तो यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल 110 प्रश्न इस पेपर के अंतर्गत पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट की अगर बात करें तो पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। और इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, जो संविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मेंशन किए गए हैं वो पार्ट 17 के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह देखा जाए तो यह 8th शेड्यूल जो हमारा है 8वीं अनुसूची, इसमें हमारा 22 लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, राजभाषा नियमों में पहला संशोधन कब किया गया था वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो आया था वह 17 जुलाई 1976 को आया था 1976 के अंतर्गत, जिसमें पूछा गया यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट पहला संशोधन कब किया गया था। तो पहला संशोधन जो किया गया था वह किया गया था 1987 के अंतर्गत किए गए थे। फिर अगर बात करें नेक्स्ट तो वह किए गए थे 2007 के अंतर्गत। फिर आगे बात करें तो यह किए गए थे 2011 के अंतर्गत किए गए थे। तो इस प्रकार समय समय पर इनका संशोधन किए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछे गए थे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट तो यह 1987, ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू द राजभाषा एक्ट कंट्री इज डिवाइडेड इन डैश रीजन्स, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत देश को कितने भागों में बांटा गया है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की अगर बात करें तो अपना जो इंडिया कंट्री है इसे 3 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो A रीजन्स, B रीजन्स और C रीजन्स। अगर हिंदी फॉर्म में बात करें तो क, ख, ग रीजन्स में इसे क्लासीफाई किए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो कहीं भी 3 रीजन्स मेंशन नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D नॉन ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ड, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है राजभाषा नियम कब पारित किया गया था। तो यह जो पारित किया गया था वह 1976 के अंतर्गत पारित किया गया था। जब यह प्रभाव में आया था तो यह जो प्रभाव में आया था वह 17 जुलाई 1976 के अंतर्गत यह प्रभाव में आया था। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बीच राजभाषा रीजन्स अंडमान एंड निकोबार फॉल्स, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है आइलैंड्स है, यह कौन से रीजन के अंतर्गत फॉल्स करते हैं। तो यह मेनली जो हमारा रीजन ये जो रीजन्स है इसके अंतर्गत ये यूनियन टेरेटरी आते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी में बनाए जाते हैं इसके अंतर्गत टोटल हमारा मेंबर 30 मेंबर्स होते हैं।
जिसमें से अगर बात करें तो 20 जो मेंबर्स होते हैं वो हमारा लोकसभा से आते हैं, 10 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वह सेंट्रल होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। यहाँ पर पूछे गए थे हमसे नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, तो 10 मेंबर्स यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी आर्टिकल्स देयर फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के भाग 17 पार्ट 17 के अंतर्गत जो राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद बनाए गए हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पार्ट 17 के अंतर्गत देखा जाए तो 343 से लेकर 351 तक आर्टिकल्स को रखे गए हैं, जिसमें देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो 9 की संख्या में यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर आर्टिकल डैश हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद डैश के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। तो यह जो संघ का राजभाषा जो हिंदी को बताया गया है देवनागरी लिपि एज ए स्क्रिप्ट के तौर पर, तो यह जो बताया गया है आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत यह बताए गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कहीं भी ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश इज अंडर डैश रीजन एज पर राजभाषा एक्ट। राजभाषा एक्ट के अनुसार जो उत्तर प्रदेश स्टेट्स है वह ए रीजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ राजभाषा। राजभाषा का जो स्क्रिप्ट है लिपि है क्या है, तो राजभाषा का स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट को लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवनागरी स्क्रिप्ट जो लिया गया था और हिंदी लैंग्वेज के तौर पर यह 14 सितंबर 1949 को यह एक्सेप्ट किया गया था भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। अनुशासन एवं अपील नियम कब से प्रभाव में आया था, तो यह प्रभाव में आया था 1 अक्टूबर 1968 को यह प्रभाव में आया था। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लीव नॉट ड्यू फॉर डैश डेज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉयज इन इंटायर सर्विस। संपूर्ण सेवा काल में रेलवे कर्मचारी के लिए डैश दिनों की अदेय छुट्टी पात्र है। यानी जो रेलवे कर्मचारी है पूरे सेवा काल में कितने दिनों तक लीव नॉट ड्यू के लिए वो एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। लीव नॉट ड्यू यानी LND की अगर बात करें हम, पूरे सेवा काल में कर्मचारी मैक्सिमम 360 डेज तक ही वो ले सकता है, और यह तभी ले सकता है जब कर्मचारी के अकाउंट में न ही LAP हो और न ही उसके अकाउंट में LHEP बचा हो। उस सिनेरियो में वह लीव नॉट ड्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, और लीव नॉट ड्यू जो होते हैं वह ग्रांटेड होते अगेंस्ट द फ्यूचर अर्निंग ऑफ LHEP। जो भविष्य में वह LHEP अर्निंग करेंगे उसको देखते हुए यह लीव नॉट ड्यू कर्मचारी को प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 360 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डैश डेज। महिला रेल कर्मचारी को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिए जाते हैं, पात्र होते हैं, तो यहाँ पर 180 डेज के लिए वह मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो एलिजिबिलिटी होता है वो अप टू 02 चाइल्ड्स के लिए वो एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूड इन प्रिविलेज पासेस। आश्रितों डिपेंडेंट्स को शामिल करते हुए मैक्सिमम कितने सदस्यों को प्रिविलेज पास में जारी किया जा सकता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम बात करें तो 2 डिपेंडेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, और जब यह आप ऐड कर देते हैं तो मैक्सिमम अगर आप उस केस में अगर मेंबर्स को ऐड करना हो तो
5 मेंबर प्लस डिपेंडेंट्स, मैक्सिमम 5 तक ही आप इसमें पास के लिए, प्रिविलेज पास के लिए एलिजिबल होंगे जब आप डिपेंडेंट्स को इंक्लूड करते हैं। अब मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट्स को ही इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज इट फॉरबिडेन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। रेलवे सेवा आचरण नियमावली जो कि 1966 के अंतर्गत लाया गया था, रेलवे कंडक्ट रूल, इसमें पूछा गया है कि किस नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को पॉलिटिक्स में भाग लेना वर्जित किया गया है, प्रोविडेंट किए गए हैं। तो यह जो बताया गया है वह रूल 5 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी भी पॉलिटिक्स या इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता है, या इसके रिगार्डिंग जो रूल्स वगैरह है वो रूल 5 के अंतर्गत ही बताए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रूल 6 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की एसोसिएशन, यूनियंस का कर्मचारी ज्वाइन करता है तो इसके रिलेटेड रूल्स बताए गए हैं रूल 6 के अंतर्गत। रूल 10 की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि कोई भी अथॉरिटी या कमिटी के सामने अगर एविडेंस वगैरह देते हैं तो इससे प्रायर आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगा, इसके रिगार्डिंग रूल्स बताए गए हैं रूल 10 के अंतर्गत। इसके अलावा रूल 23 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत इंटरप्रिटेशन और जो पावर्स जो है प्रेसिडेंट्स के वो रिजर्व किए गए हैं, वो रूल 23 के अंतर्गत रिजर्व किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड एट। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे की अगर बात करें हम तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह सिकंदराबाद के अंतर्गत है, सिकंदराबाद के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत मेनली देखा जाए डिविजन्स, तो डिविडेंस जो हमारा डिविजन्स है जो हमारा वह टोटल 6 की संख्या में डिवीजन्स यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें गुंतकल, गुंटूर, हैदराबाद, नांदेड़, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा डिवीजन्स, टोटल 6 डिवीजन्स साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं और इसका मुख्यालय सिकंदराबाद के अंतर्गत बनाया गया है। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हेडक्वार्टर ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी का जो मुख्यालय बनाया गया है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत बनाया गया है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो हेडक्वार्टर है जहाँ पर जिसको हेड किए जाते हैं वह चीफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा, CCRS के द्वारा यह कमीशन हेड किए जाते हैं और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी इनके अंडर कार्यरत होते हैं और इनका मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज। महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो मुंबई बनाया गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। WR का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई के अंतर्गत बनाया गया है और इसके अंतर्गत जो डिवीजन्स हैं वह टोटल 6 डिवीजन्स इसके अंतर्गत बनाए गए हैं, जिसमें मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर डिवीजन्स, टोटल 6 की संख्या में डिवीजन्स वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत बनाए गए हैं और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई बनाया गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ PTO। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर या प्रिविलेज पास, सारे का जो वैलिडिटी होता है, PTO हो या प्रिविलेज पासेज हो, 5 मंथ्स इनका वैलिडिटी वैधता रखा गया है। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी डिवीजन्स इन वेस्टर्न रेलवे? 6 डिवीजन्स हो जाएगा, जिसमें मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर हो जाएंगे, टोटल 6 डिवीजन्स। हेडक्वार्टर मुंबई होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडिया विथ बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मैत्री एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाया गया था भारत और निम्नलिखित में से किस देशों के बीच चलाए गए थे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह जो चलाया गया है मैत्री एक्सप्रेस वह भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया है, और यह जो चलता है वह कोलकाता से चलकर ढाका तक को यह कवर करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज RS 6,000 एंड दैट ऑफ RNR इज 4,500 एंड P एंड R इज 5,500। व्हाट इज द P मंथली इनकम। यहाँ पर Q एवं R का मंथली इनकम 4,500 दिया गया है, P और R का मंथली इनकम 5,500 और P एंड Q का दिया गया है 6,000 दिए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर P का मंथली इनकम पूछा गया है कि कितना होगा। ये जो दिए गए हैं दोनों कॉम्बिनेशन वो एवरेज मंथली इनकम दिए गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर P प्लस Q का जो एवरेज इनकम है वह 6,000 दिया गया है। तो यहाँ से P प्लस Q सिंपल हम निकाल देंगे, जो कि हमारा निकल कर आएगा 12,000 यहाँ पर हमसे निकल कर आएगा यहाँ पर। जबकि Q प्लस R का जो एवरेज इनकम दिया गया है वह दिया गया 4,500 दिया गया है। जब हम इनका टोटल इनकम निकालेंगे तो Q प्लस R का जो निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 9,000। इसी प्रकार हमारा P और R का एवरेज इनकम 5,500 दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल इनकम जो होगा P प्लस R का वह होगा 11,000 होगा। अब यहाँ पर हमसे P का इनकम पूछा गया है, तो सिंपली तीनों को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर देख पा रहे होंगे आप कि 2 की कॉमन यहाँ पर आ जाएंगे, P प्लस Q प्लस R आ जाएगा यहाँ पर, और तीनों को सम करने पर जो आएगा यहाँ पर वो आएगा 32,000 आएगा यहाँ पर। जब 2 से यहाँ पर कट करेंगे तो 16,000 यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि P प्लस Q प्लस R का वैल्यू जो होगा वो 16,000 यहाँ पर निकल कर आएगा। और अब यहाँ पर हमारा P का इनकम निकालना है, तो सिंपली Q प्लस R को यहाँ पर घटा लेंगे। Q प्लस R को यहाँ पर जैसे ही हम घटाएंगे तो दोनों का इनकम यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं 9,000। तो 9,000 को यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे आप, तो आपका यहाँ पर जो निकल कर आएगा वह 7,000 निकल कर आएगा, जो का यहाँ पर P का इनकम होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा 7,000, जो कि P का मंथली इनकम होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो सोनल इज 40 ईयर्स ओल्ड, नित्या इज 60 ईयर्स ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द रेशियो ऑफ दियर एज इज 3:5। यानी सोनल की आयु यहाँ पर 40 ईयर्स दिया गया, नित्या के 60 वर्ष, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली आयु को हम अगर x ईयर्स अगर लेते हैं जो हमें डिडक्ट करना है, तो यहाँ पर सिंपली हम जो सोनल का आयु है इसमें से अगर हम x ईयर्स डिडक्ट करेंगे, इसी प्रकार नित्या की आयु जो 60 वर्ष है इसमें से हम x डिडक्ट करते हैं, तो दोनों का रेशियो यहाँ पर 3:5 आना चाहिए। अब जब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू जो होगा हमारा वह 10 ईयर्स निकल कर आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा कि 10 ईयर्स अगर हम इसमें से पहले अगर करेंगे तो दोनों का एज का जो रेशियो होगा 3:5 निकल कर आएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए मैन बाइज 10 आर्टिकल्स फॉर RS 8 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल्स, हिज प्रॉफिट इज। यानी कोई आदमी है 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 1.25 की दर से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट यहाँ पर कितना परसेंटेज में होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर कि कॉस्ट प्राइस की यहाँ पर बात करें हम, तो कॉस्ट प्राइस जो 10 आर्टिकल जो है वो 8 रुपये में खरीदा है, तो 8 बाई यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब यहाँ पर आप करेंगे तो 4:5 यहाँ पर 4/5 निकल कर आएगा। वही सेलिंग प्राइस जो है 1.25 दिया गया है, तो 1.25 को जब आप फ्रैक्शन में लाएंगे अगर, तो 5/4 यहाँ पर होगा।
अब यहाँ पर आप प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो 5/4 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4/5 हो जाएगा। यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 9/20 निकल कर आएगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया वो परसेंटेज में दिया गया है, तो सिंपली जो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो हमारा प्रॉफिट हमारा 9/20 है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 4/5 दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ पर जब आप सारे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकल कर यहाँ पर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज वो निकल कर आएगा 22,225 बाई यहाँ पर 4 निकल कर आएगा। जो यहाँ पर आप फ्रैक्शन में निकालने की कोशिश करेंगे तो 56.1/4% निकल कर आएगा, जो इस दिए गए प्रश्न के लिए प्रॉफिट परसेंटेज होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 21 इफ 4 इज एडेड टू ईच गिवन नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 13 संख्याओं का औसत 21 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में अगर 4 ऐड किया जाता है तो इसका जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो 21 दिया गया है। तो टोटल नंबर जो होगा वो सिंपली 13 मल्टीप्लाई बाय 21 होगा। तो टोटल नंबर यहाँ पर 273 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि 4 की संख्या जो है वो प्रत्येक नंबर में ऐड किया जाता है, तो सिंपली यहाँ पर हमारा 273। अब प्रत्येक संख्या जो हमारा 13 है, 4 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिंपली हम 4 × 13 कर लेंगे, जो यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा वो 325 निकल कर आएगा, 325। अब हमारा जो न्यू एवरेज होना चाहिए वह 325 टोटल हमारा नंबर्स आ गया है यहाँ पर, और नंबर्स टोटल है हमारा वह 13 की संख्या में है। तो टोटल यहाँ पर जो एवरेज निकल कर आएगा वह 25 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4 एंड द एलसीएम यानी लो कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लिकेशन जो हमारा होता है ऑफ देम इज 180 देन द बिगेस्ट नंबर इज। यानी यहाँ पर बोला गया कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया गया, उसका एलसीएम 180 दिया गया, तो सबसे बड़ी नंबर्स क्या होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर्स यहाँ पर रेशियो जो दिया गया 3:4 2 नंबर्स का, तो सिंपली एक को हम 3x, सेकेंड को हम 4x कंसीडर कर लेंगे कि 2 नंबर्स यहाँ पर यह होगा। अब यहाँ पर एलसीएम हमारा जो है वो एलसीएम हमारा 180 दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वह इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर एलसीएम ऑलरेडी जो है वो 180 दिया गया है। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे और जो हमारा x है वो कॉमन फैक्टर होता है, तो एचसीएफ भी यहाँ पर हमारा x होगा। तो यहाँ पर हमारा जो निकल कर आएगा वो 12x² और इक्वल होगा 180 का, 180x का। x से x यहाँ पर कट हो जाएगा। अब x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 50 निकल कर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा जो बिगेस्ट नंबर है वो 4x है, तो 4 × x का वैल्यू हमारा 15 है। तो यहाँ पर टोटल नंबर जो होगा वो 60 की संख्या में निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंप्लीट द ब्लैंक्स 149-25-36। 149 25 और 36 दिया गया है। सिंपली यहाँ पर सारे का नंबर्स का स्क्वायर करके यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा वो सिंपली 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा सही करेक्ट उत्तर होगा वह 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। 1 से 60 तक की सम संख्याओं का औसत यहाँ पर पूछा गया है कि कितना होगा। तो 1 से 60 तक की संख्याओं की अगर औसत की बात करें हम,
तो वो औसत कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर बात करें मगर कि 1 से लेकर 60 तक के नंबर जो है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट यहाँ पर 4, इसी प्रकार 60 तक यहाँ पर होगा। चूँकि एक नंबर के अंतराल पर यहाँ पर हमारा इवन नंबर का केवल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो 1 के इंटरवल पर हमारा इवन नंबर आता है। तो टोटल यहाँ पर जो हमारा नंबर जो निकल कर आएगा वो हमारा n/2 हो जाएगा, यानी जो हमारा 60 तक है तो 60/2 यहाँ पर होगा। तो सिंपली यहाँ पर 30 निकल कर आएगा। 30 की संख्या में हमारा 1 से 60 तक का जो नंबर्स है वो हमारा 30 की संख्या में है। चूँकि हम जानते हैं कि सम ऑफ इवन नंबर जो होता है हमारा वो n × n+1 होता है। तो n की नंबर जो हमारा वो 30 की संख्या में निकल कर आया है, तो 30 यहाँ पर हो जाएगा और 30 + 1 दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल नंबर यहाँ पर निकल कर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज में सिंपली हम n से भी यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो n से n यहाँ पर ऑलरेडी कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज निकल कर आएगा वो केवल और केवल 31 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 31। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ स्क्वायर पेपर्स आर डिक्रीजेज बाई 20% and 40% respectively, by what percentage does the new area decreases? यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन भुजाओं को 20% और 40% से घटाया जाता है तो इसके नए क्षेत्रफल पर कितने % कम होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर कोई स्क्वायर कागज है, नए कंडीशन में यहाँ पर इसका अगर बात करें साइज किनारे का वो 100% है, तो उस केस में एरिया जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो सिंपली ए स्क्वायर जो होगा वो 100 × 100 होगा, जो कि 10 4 टाइम 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा निकाला गया, इसमें से हमारा 20% वन साइड से और सेकेंड जो साइज हमारा ईड्स किनारा है वहाँ पर 40% डिक्रीज किया जाता है। तो 100 में इसमें यहाँ पर अगर 40% डिक्रीज करते हैं तो सिंपली यहाँ पर हमारा 60 यहाँ पर घट के आ जाएगा। अब यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे तो यह सिंपली हमारा रेक्टेंगुलर शेप में आ गया है, तो इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 80 × 60 यहाँ पर सिंपली हो जाएगा। यह निकल कर आएगा 4800 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर दोनों के एरिया में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, 5200 का डिफरेंस हो रहा है। परसेंट में निकालना है तो परसेंट सिंपली 2 0 यहाँ पर कट हो जाएगा, जो हमारा निकल कर आएगा वह 52% निकल कर आएगा, जिसमें हमारा लॉसेस जो हमारा हुआ है एरिया के अंतर्गत वो 52% के अंतर्गत हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर एमॉन्ग्स द फ्लोइंग? निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सा है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर 6/9 दिया गया है, सेकेंड दिया गया 3/8, नेक्स्ट दिया गया 5/8 और फिर दिया गया 4/9 दिया गया है। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट छोटी संख्या निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर हम जो सेकेंड नंबर हमारा फ्रैक्शन दिया गया है उसके डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले के नोमिनेटर्स के साथ यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से, जिसका नोमिनेटर बड़ा आएगा छोटा आएगा वही हमारा छोटा संख्या होगा। तो यहाँ पर 48 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 27 आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा छोटा संख्या हो जाएगा। फिर हम अगले तरफ बढ़ें तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो हमारा निकल कर आएगा 24 और यहाँ पर निकल कर आएगा 40 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ए भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 27 और यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा 32 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर भी यह जो हमारा नंबर है 3/8 जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा आ रहा है, तो उस केस में यही हमारा जो फ्रैक्शन है 3/8 वो सबसे छोटा नंबर्स होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दिए गए सारे ऑप्शंस में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा फ्रैक्शन है वह यही है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू
8961 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 84। यानी जो हमारा 8961 दिया 8961 जो दिया गया है, इसको 84 से पूर्णतः विभाज्य करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह पूर्णतः कंप्लीटली एग्जैक्टली वह डिविजिबल हो जाए 84 से। यहाँ पर सिंपली हम 8961 रखेंगे, यहाँ पर हम 84 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टाइम में यहाँ पर 84 कट गए हैं, यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ से आप नहीं कट पा रहे हैं तो यहाँ पर आप 0 ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पर जैसे ही आप एग्जैक्टली डिविजन की अगर बात करें तो 84 जो होता है वह 7 टाइम में आपका 588 निकल कर आता है, जो कि नियर बाई में इसका सबसे क्लोज नंबर्स है। यहाँ पर 561 के जैसे ही आप घटाएंगे यहाँ पर तो आपका 27 निकल कर आएगा। यानी आप यहाँ पर अगर 27 ऐड करते हैं अगर तो 84 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर यह डिविजिबल हो जाएगा। तो यही नंबर हमें यहाँ पर ऐड करना है 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन डैश ईयर्स। यानी जो ART का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का जो टाइम फ्रेम रखा गया है वह 48 मंथ या 4 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ ऑफ LHB कोच इज डैश mm। LHB कोच का यहाँ पर लेंथ पूछा गया है, तो लेंथ अवर बॉडी जो होता है LHB कोच का वह 23,540 mm। लेंथ अवर कपलर होता है 24,000 और ब्रेड्थ अवर बॉडी की अगर बात करें तो यह होता है 3,240 mm होता है। चूँकि यहाँ पर कहीं भी इस प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है कि लेंथ अवर बॉडी पूछा गया है, लेंथ अवर कपलर ऑप्शन के अनुसार चले तो लेंथ अवर कपलर के अनुसार 24,000 दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेलवे इज सिचुएटेड एट। SWR का यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा गया है जो कि हुबली के अंतर्गत है। वहीं इसका अगर बात करें इसके अंतर्गत टोटल डिवीजन्स का, तो इसके अंतर्गत टोटल 3 डिवीजन्स बनाए गए हैं, जिसमें बेंगलुरु, हुबलू और मैसूरू डिवीजन 3 डिवीजन टोटल साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं और इसका हेडक्वार्टर हुबली के अंतर्गत बनाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर ऑफ फीड पाइप इज। फीड पाइप का जो कलर होता है वह व्हाइट कलर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अंदर जो प्रेशर होते हैं वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज। यानी माइक्रोमीटर का यहाँ पर लिस्ट काउंट पूछा गया है जो कि 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सॉफ्ट शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। यानी जो LHB कोचों का जो सॉफ्ट शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाया जाता है वो कितने महीनों के अंतराल पर कराया जाता है, तो यह जो कराया जाता है वह 72 मंथ्स या 24 लाख किलोमीटर्स दोनों जो भी पहले हो उस बेसिस पर LHB कोचों का सॉफ्ट शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रेल व्हील फैक्ट्री RWF, जिसका पुराना नाम की अगर बात करें तो व्हील एंड एक्सल प्लांट इसका पुराना नाम था। जिसकी अगर बात करें कहाँ सिचुएटेड है तो यह लंका बेंगलुरु के अंतर्गत सिचुएटेड है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला के अंतर्गत है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। इसके अलावा रेल व्हील प्लांट जो है वह वेला बिहार के अंतर्गत है, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क ऑन 1 एक्सल। एक एक्सल पर नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क का यहाँ पर संख्या पूछा गया है कि कितने नंबर्स में ब्रेक डिस्क होते हैं।
तो एक एक्सल पर अगर बात करें हम, तो ब्रेक डिस्क जो होते हैं वो 2 की नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक एक्सल पर होते हैं। इसकी अगर डाया की अगर बात करें तो डाया जो होता है वो 640 mm होता है। थिकनेस यानी मोटाई की अगर बात करें तो 110 न्यू कंडीशन में 96 mm होने पर इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। इसके अलावा यह जो है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और इसमें जो फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं छोटे छोटे, वह फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं ताकि जब भी हम ब्रेकिंग करें तो इसके दौरान जो हम हीट जनरेट होता है ब्रेकिंग के दौरान, तो उस दौरान हमारा कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इस पर्पज़ को देखते हुए फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं ब्रेक डिस्क के ऊपर। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि 3 कंटिन्यूअस अगर फिन्स अगर ब्रोकन होता है तो उस केस में हम ब्रेक डिस्क को सर्विस में अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, केवल नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क पूछा गया था एक एक्सल के ऊपर, तो 2 की संख्या में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में जो व्हील फ्लैंजेज का जो थिकनेस होता है वो 29.4 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, सॉफ्ट शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच इज अ शेड्यूल ऑफ डैश मंथ्स। यानी जो एलएचबी कोचों का जो सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट कराया जाता है वह कराया जाता है 18 मंथ्स या 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो उस बेसिस पर सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट एलएचबी कोचों का कराया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं, एलएचबी कोच जो एलएचबी स्टैंड्स होते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिंक हॉफमैन बूस होता है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, न्यू साइज ऑफ बियरिंग प्लेट ऑफ साइड बेरर इज। साइड बेरर जो हमारा आईसीएफ कोचेज में यूज किए जाते हैं बियरिंग प्लेट, इसका नया साइज पूछा गया है। तो बियरिंग जो प्लेट होता है इसका शेप जो होता है इस प्रकार से होता है और यह प्रत्येक साइड बेरर जो होते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है। इसका थिकनेस जो होता है वह न्यू कंडीशन में 10 mm और जब यह 8.5 mm पर आता है तो इसको हम सर्विस से विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर नया साइज पूछा गया था, तो 10 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रूट रेडियस ऑफ फ्लेंज इन न्यू व्हील इन कोचिंग स्टॉक इज। कोचों में नए व्हील के जो रूट रेडियस जो हमारा होता है, लेस रेडियस एट रूट ऑफ फ्लेंज, वो कितने डायमेंशन इसका होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत जो हमारा रूट रेडियस जो होता है वो हमारा 14R होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैक्सिमम एक्सल बॉक्स टेम्परेचर एट कोच इज डिटैच्ड इन रूट। इन रूट में अगर कितने टेम्परेचर्स अगर क्रॉस करता है तो उस केस में हमारा कोच को यहाँ पर डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो कोच के केस में यह होता है 80 डिग्री सेल्सियस और वैगन की अगर बात करें हम तो वैगन के लिए यह लिमिट 90 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। इन रूट में अगर यह अपने अपने कंडीशन में अगर एक्सेस करता है तो उस केस में सर्विस से विड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 80 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सीवीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोचेज आर ऑफ डैश टाइप। जो एलएचबी कोचों में जो सेंटर बफर कपलर लगा होता है वो किस प्रकार के होता है? तो वो मेनली एच टाइप के सीवीसी कपलर का प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर, जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो ई टाइप जो है हमारा, यह हमारा वैगन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें हम तो इसके अंतर्गत मेनली सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डिलेनर कपलर के तौर पर भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, पीरियोडिसिटी ऑफ पीओएच ऑफ आईसीएफ मेल और एक्सप्रेस कोच इज। मेल और एक्सप्रेस कोचेज के लिए यहाँ पर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पूछा गया, कितने अंतराल पर किया जाता है आईसीएफ रेक का। तो आईसीएफ कोचेज की अगर बात करें हम तो यह 18 मंथ्स के अंतराल पर, 18 महीने के अंतराल पर यह किए जाते हैं, 18 मंथ्स के अंतराल पर।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीरियोडिसिटी ऑफ पीओएच ऑफ न्यूली बिल्ट आईसीएफ कोचेज। कोई नया बने आईसीएफ कोच अगर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के लिए भेजना हो तो इसके लिए टाइम फ्रेम जो रखा गया वो 24 मंथ रखा गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कोचेज जो होते हैं हमारे, जैसे हमारा आरए वगैरह जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कार्ड्स के तौर पर लेते हैं, तो इस सारे का जो हमारा पीरियोडिक ओवरहॉलिंग है वो 24 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में जो ब्रेक डिस्क लगा होता है इसका थिकनेस नए कंडीशन में 110 mm, कंडम कंडीशन में 96 mm होता है। यहाँ पर 110 mm ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन। ट्विन पाइप वैगन जो मालगाड़ियों के अंतर्गत जो हमारा फीड पाइप का प्रयोग किए जाते हैं, इसका कलर व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन पीएल नंबर द सब ग्रुप टू बी रिप्रेजेंटेड बाई। पीएल नंबर जिसे हम प्राइस लिस्ट नंबर के तौर पर जानते हैं, जिसका प्रयोग हम स्टॉक आइटम के लिए करते हैं, यह मेनली 8 डिजिट्स का नंबर होता है। जिसका पहला और दूसरा की बात करें हम तो इसके मेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो थर्ड और फोर्थ जो होते हैं इसके सब ग्रुप्स को 5, 6, 7 जो नंबर्स होते डिजिट्स होते हैं इसके सीरियल नंबर, और लास्ट डिजिट जो होते हैं हमारे वह इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो पूछा गया है वो सब ग्रुप के लिए पूछा गया है, तो थर्ड और फोर्थ डिजिट्स इसका सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है PEASD स्टैंड्स फॉर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं CME एब्रेविएटेड फॉर, CME का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है क्या होगा, तो CME का फुल फॉर्म होता है चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहां पर द मैक्सिमम डिफरेंस इज व्हील डायमीटर ऑफ सेम कोच वन बोगी टू अनदर बोगी। यहां पर ध्यान रखें एक बोगी से अनदर बोगी के लिए पूछा गया फॉर आईसीएफ कोचेज के लिए। कोचेज के केस में हम बात करें अगर कि जो व्हील डाया डिफरेंसेस जो मिलाव करते हैं वह सेम एक्सल के ऊपर हमारा 0.5 mm, सेम बोगी ध्यान रखिए यहाँ पर सेम बोगी होता है तो उस केस में हम 5 mm, सेम कोचेज या डिफरेंट बोगी उस केस में यहाँ पर 13 mm तक हम व्हील डाया डिफरेंस को अलाउ कर सकते हैं। चूँकि प्रश्न में सेम कोचेज या डिफरेंट 2 बोगीज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो उस केस में यहाँ पर हम व्हील डाया डिफरेंस जो अलाउ करेंगे वो 13 mm अलाउ करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द मैक्सिमम फ्लैट प्लेसेस अलाउड इन रूट फॉर ट्रेन इज डैश mm, यानी इन रूट में जो हम फ्लैट सरफेस जो अलाउ करते हैं मैक्सिमम कितने mm तक अलाउ करते हैं। चूँकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि कोच के लिए या गुड्स के लिए, यहाँ पर दोनों केसों में हम देखेंगे कि कोच के लिए हमारा 50 mm तक मैक्सिमम यहाँ पर लिमिटेशन होता है, वैगन के लिए 60 mm होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, 60 mm हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और 50 mm हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं बताया गया कि कोच या वैगन के लिए पूछे गए तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे डेट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज डैश डेज, औसत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों तक छुट्टी जमा की जा सकती है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो लीव ऑन एवरेज पे एलएपी की अगर बात करें तो पूरे सेवा काल में 300 ही एलएपी केवल आप पूरे सेवा काल में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं कि ISO
एब्रेविएटेड फॉर। आईएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईएसओ का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, देयर आर डैश डिविजन्स इन वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल 6 डिविजन्स बनाए गए हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत बनाए गए हैं। इसमें टोटल 6 डिविजन्स की अगर बात करें तो मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर डिविजन्स टोटल वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल 6 डिविजन्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, AAC इज फॉर डैश आइटम। AAC जो है वह किसके लिए, कौन से आइटम के लिए बनाया गया है? तो AAC जो है सिंपली हमारा वह एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन इसका फुल फॉर्म होता है। और यह मेनली हमारा जो है वह स्टॉक आइटम के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पीएल नंबर इज डिनोटेड बाई। पीएल नंबर को कितने अंकों से डिनोट किया जाता है? तो टोटल 8 डिजिट्स का यह नंबर होता है, प्राइस लिस्ट नंबर, जिसका पहला और दूसरा अंक इसके मेन ग्रुप्स को, थर्ड और फोर्थ डिजिट इसके सब ग्रुप्स को, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ जो डिजिट्स होते हैं इसके सीरियल नंबर को, और जो लास्ट डिजिट्स होता है इसके चेक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके माध्यम से जो पीएल नंबर का फॉर्मेशन होता है वो सही है या गलत है इसकी जांच किया जा सकता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 डिजिट्स के नंबर होते हैं पीएल नंबर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज चेक्ड बाय टायर डिफेक्ट गेज। टायर डिफेक्ट गेज के द्वारा क्या चीज़ चेक किया जाता है? तो व्हील डिफेक्ट जो हमारा जैसे थिन फ्लेंज हो, डिप फ्लेंज हो, हॉलो टायर हो, इसके अलावा बात करें तो फ्लैट सरफेस हो, इस सारे की जांच हम व्हील डिफेक्ट गेज के माध्यम से, हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फीवा डिवाइस इज रिलेटेड टू। जो हमारा फीवा डिवाइस होता है वह किससे रिलेटेड है? तो फीवा सिंपली होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। यानी जब भी कोई हमारा एयर स्प्रिंग में किसी भी प्रकार के अगर फेलियर होता है तो उस दौरान पूरे रेक्स में हमारा ब्रेक लगाने का काम हमारा फीवा डिवाइस करते हैं, और इसका जो इंडिकेटर है वो ग्रीन से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर फीवा जो है वह मेनली हमारा फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग डिफेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, ART एब्रिविएटेड फॉर। जो ART है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह सिंपली एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर। यानी जो ड्राई केमिकल टाइप्स के, पाउडर टाइप्स के जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, इसका प्रयोग हम मेनली चाहे वो क्लास ए फायर्स हो, बी हो, सी हो, सारे प्रकार के फायर्स को हम बुझाने के लिए यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, DB एब्रिविएटेड फॉर। DB का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो DB मेनली अगर बात करें तो जितने भी हमारा ब्रेकिंग हो या रिलीजिंग हो, ये सारे का जो मॉनिटरिंग होता है वो DB के माध्यम से ही कोचेज या वैगन के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, CBC एब्रिविएटेड फॉर। CBC का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफर कपलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेंटर बफर कपलर। इसमें बात करें तो H टाइप का प्रयोग हम LHB कोचों में करते हैं, E टाइप का प्रयोग हम वैगन के अंतर्गत हम करते हैं कपलर के तौर पर, जबकि जो हमारा सेमी परमानेंट या डिलेनर कपलर है यह हमारा वंदे भारत के अंतर्गत यूज में लिए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ लेबलिंग बाल्स फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग बोगी आर। एक एयर स्प्रिंग बोगी में लेबलिंग बाल्ब का संख्या यहाँ पर पूछा गया है कि कितने नंबर्स में यूज में लिए जाते हैं। तो लेबलिंग बाल्ब की अगर बात करें हम, तो इसका जो हमारा प्रत्येक बोगी में जो हमारा एयर स्प्रिंग जो लगा होता है, इसका कनेक्शन की अगर बात करें हम, तो इसके बीच में हमारा लेबलिंग बाल्ब लगा होता है। इस प्रकार से लेबलिंग बाल्ब होता है और इसका कनेक्शन हमारा मेन रिजर्वायर जो हमारा होता है एयर प्रेशर का, उससे कनेक्टेड होता है। यह हमारा जो लेबलिंग बाल्ब होता है वह 3 वे पोर्ट होता है, यानी जब भी हमारा एयर स्प्रिंग में रिक्वायरमेंट होता है तो ये हमारा कनेक्शन हमारा एयर स्प्रिंग से कर देता है। जब हमारा एक्सेस एयर स्प्रिंग में प्रेशर होता है, इसको रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट होता है, तो एयर स्प्रिंग का कनेक्शन हमारा जो लेवलिंग बाल्ब में जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट लगा होता है, इससे कनेक्शन कर देता है, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो एग्जॉस्ट के माध्यम से वातावरण में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार लेवलिंग बाल्ब जो है वह 3 वे पोर्ट होता है। यहाँ पर हमसे नंबर पूछा गया था, तो प्रत्येक एयर स्प्रिंग जो हमारा लगा होता है एयर बेल्लो, उसमें हमारा लेबलिंग बाल्ब लगा होता है। यानी इस प्रकार प्रत्येक यहाँ पर एयर स्प्रिंग बोगी के लिए पूछा गया था, प्रत्येक बोगी के लिए। तो प्रत्येक बोगी में हमारा 2 की संख्या में, यानी प्रत्येक बेल्लो के लिए 1, और प्रत्येक बोगी में 2 बेल्लो होते हैं, तो 2 की संख्या में यहाँ पर हमारा लेबलिंग बाल्ब का प्रयोग किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल्स, यानी डिपो 3 शेड्यूल जो है वह 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। जिसका अगर बात करें मंथ बेसिस पर, तो 6 मंथ यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाई सीसी रेक्स। सीसी से यहाँ पर रिप्रेजेंट की अगर बात करें तो क्लोज सर्किट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसका प्रयोग अगर बात करें क्लोज सर्किट रेक जो हमारा यूज में लिया जाता है, वह मेनली हमारा जो फ्रेट स्टॉक जो होते हैं, इनके अलग अलग प्रकार के जो एग्जामिनेशन टाइप्स होते हैं, जैसे एंड टू एंड रेक्स हो, प्रीमियम हो या क्लोज सर्किट हो, इसके तौर पर यहाँ पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम क्लोज सर्किट रेक के अंतर्गत, 100% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर इसका ब्रेक पावर परसेंटेज होता है, इन रूट में 90%। इसके अलावा जो बीपीसी जारी किया जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, वह येलो कलर पेज पर इशू किए जाना चाहिए। इसके अलावा क्लोज सर्किट रेक के जो एग्जामिनेशन के लिए अगर आता है तो 100 पावर मैन पावर पर रेक की इसकी रिक्वायरमेंट होता है। वैलिडिटी की अगर बात करें हम, तो इसका जो वैलिडिटी होता है वह 30 + 5 डेज या 30 + 5 डेज होता है। दोनों केस यहाँ पर लिए जाते हैं। जबकि किलोमीटर बेसिस पर अगर बात करें तो 6000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक यह रेक टू रेक वेरी करता है। और नए नए जो गाइडलाइंस जो रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं ट्रायल बेसिस पर, तो इस प्रकार भी वहाँ पर इनके जो वैधता है किलोमीटर बेसिस पर वो चेंज होते रहते हैं प्रत्येक रेक के लिए। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक्सपेंडेड फुल फॉर्म ऑफ बीपी। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पाइप, और इसका कलर की अगर बात करें तो ग्रीन कलर का होता है, और इसमें 5 kg/cm² का प्रेशर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी वैगन्स आर अटैच्ड इन 1 BLC यूनिट। एक BLC यूनिट में टोटल नंबर ऑफ वैगन कितने अटैच होते हैं वो पूछे गए हैं। तो दोनों एंड पर ए कार होता है, बीच के 3 पोर्शन जो होते हैं वो बी कार से अटैच होते हैं। बी कार को अटैच करने के लिए स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है। ए कार के एक एंड पर CBC सेंटर बफर कपलर लगे होते हैं। तो इस प्रकार एक यूनिट में टोटल 5 कार लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 8 की संख्या में ATL प्रत्येक कार में लगाए जाते हैं कंटेनर को लॉक करने के लिए। जबकि अगर आपसे नंबर्स LSD का पूछा जाता है लोड सेंसिंग डिवाइस का, तो 2 की संख्या में प्रत्येक कार में लोड सेंसिंग डिवाइस भी लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थ्रेड डायमीटर ऑफ BPNFP एंगल कॉक इन इंचेज इज। अगर इंचेज में अगर FP और BP ब्रेक पाइप का एंगल कॉक का थ्रेड डायमीटर अगर पूछा जाता है, तो थ्रेड डायमीटर जो होता है 1/14 इंचेज इसका थ्रेड डायमीटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी फीबा डिवाइस आर इंस्टॉल्ड इन अ कोच।
एक कोच में कितने नंबर्स में फीवा डिवाइस इंस्टॉल होते हैं। तो प्रत्येक बोगी जो हमारा होता है इसके लिए एक फीवा डिवाइस, दूसरी बोगी के लिए दूसरा फीवा डिवाइस लगे होते हैं। जबकि इंडिकेटर की अगर बात करें तो दोनों एंड पर हमारा दोनों बोगियों के लिए होता है, यानी टोटल 2 डिवाइस फीवा डिवाइस, और इंडिकेटर जो होते हैं वो 4 की संख्या में इंडिकेटर लगे होते हैं। यहाँ पर केवल फीवा डिवाइस पूछा गया था तो 2 के नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मच डिफरेंस इन हाइट ऑफ सीबीसी ऑफ कपल्ड वैगन्स इज परमिटेड। कपल वैगन्स के केस में अगर कितने एमएम तक हम हाइट डिफरेंस जो है हमारा सीबीसी का वो वैगन के केस में हम अलाउ कर सकते हैं। तो यह हमारा डिफरेंस जो है वो 75 mm तक हम हाइट डिफरेंस को अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रेक्स बीपीसी। जो बीपीसी है हम प्रीमियम रेक के लिए यूज करते हैं, इसका वैलिडिटी अभी करंट की अगर बात करें तो 12 + 5 डेज के तौर पर दिया जाता है। ग्रीन कलर इसका बीपीसी इशू किया जाता है ग्रीन कलर के तौर पर। वही बात करें इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर ब्रेक पावर परसेंटेज का तो 95% इसका ब्रेक पावर परसेंटेज होते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा 75 मैन आवर पर रेक की रिक्वायरमेंट होता है प्रीमियम रेक की एग्जामिनेशंस करने के लिए। चूंकि यह प्रश्न जो पूछा गया था वह रेलवे बोर्ड के अनुसार पूछा गया है, जब यह जारी किया गया था 2019 के अंतर्गत रेलवे बोर्ड का लेटर के अनुसार, तो 12 + 3 डेज उस समय दिए जाते थे। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WSP यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में यूज होने वाले WSP का फुल फॉर्म क्या है। तो WSP सिंपली व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। यह LHB कोच के जो चक्कों को स्लिप होने से स्लाइड होने से बचाने का काम करते हैं। यहां पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत बात करें मेनली तो हमारा स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, माइक्रो प्रोसेसर, प्रेशर स्विच और डंप वाल्व इसके मेन पार्ट्स WSP के पार्ट्स होते हैं, जिसके यूज करके हम ब्रेक सिलेंडर जो हमारा उसको मॉनिटर करते हैं और जिससे हमारा व्हील को स्लाइड होने से बचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इज। ब्रेक पाइप का यहां पर कलर पूछा गया है जो कि ग्रीन कलर का होता है। यहां पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, शॉप शेड्यूल 2 ऑफ LHB कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। कितने महीनों के अंतराल पर LHB कोचों का शॉप शेड्यूल 2 किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह 36 मंथ्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर शॉप शेड्यूल 2 LHB कोचों का किया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 36 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक्सल लोड ऑफ AC कोच इज। AC कोचों का जो एक्सल लोड होता है वह 16 टन होता है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो बॉक्स HL फीड पाइप प्रेशर इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बॉक्स HL में जो AP प्रेशर यूज करते हैं इसमें प्रेशर जो होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसका कलर जो होता है वो वाइट कलर इसका होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 kg पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए, कैपेसिटी ऑफ CR टैंक्स ऑफ LHB कोच इज डैश लीटर। यानी LHB कोचों के अंदर जो कंट्रोल रिजर्वायर यूज करते हैं इसका जो क्षमता होता है वो कितने लीटर का होता है। तो यह मेनली 6 लीटर का इसका कैपेसिटी होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली जो हमारा DB होता है यह DB से अटैच होता है हमारा CR और यह मेनली ब्रेक पाइप से यह चार्जेज होते हैं। और इसका अगर बात करें प्रेशर का, प्रेशर जो होता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि यह हमारा जो है वह कैपेसिटी होता है, तो इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, रूटीन ओवरहॉलिंग ऑफ BTPN। यहाँ पर BPTN नहीं होना चाहिए, BTPN यहाँ पर पूछा गया है। इसके लिए जो हमारा रूटीन ओवरहॉलिंग का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो कितना रखा गया है
तो पीओएच के लिए अगर बात करें हम, तो यह 6 ईयर के अंतराल पर इसका पीओएच किया जाता है। जबकि रूटीन ओवरहॉलिंग की अगर बात करें तो यह 18 मंथ्स के अंतराल पर इसका आरओएच किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 मंथ्स। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं ब्रेक पाइप प्रेशर इज डैश केजी पर सेंटीमीटर। उसका जो ब्रीपी पाइप का जो प्रेशर होता है वो 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स फिटेड इन आईसीएफ ट्रॉली। एक आईसीएफ ट्रॉली में नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स कितने फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आईसीएफ ट्रॉली में अगर बात करें हम, तो 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, 2 की एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर बात करें हम, दोनों साइड से यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं। इनके प्रत्येक चक्कों में हमारा जो होते हैं वो हमारा, तो इस प्रकार हम बात करें अगर, तो टोटल हमारा 2 की संख्या में यहाँ पर एक एक्सल पर, दूसरे संख्या में यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमारा 2 की संख्या में, फिर यहाँ पर 2 की संख्या में। इस प्रकार जो हमारा नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स जो यूज किए जाएंगे वो हमारा यूज जो वह 8 की नंबर्स में हमारा ब्रेक ब्लॉक्स यूज किए जाएगा प्रत्येक बोगी में। 08 प्रत्येक बोगी में हमारा ब्रेक ब्लॉक्स आईसीएफ कोच में यूज किए जाएंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हाउ मेनी फोनिक बिल्स आर फिटेड इन अ एलएचबी कोच। एक एलएचबी कोचों में कितने नंबर्स में यहाँ पर फोनिक बिल फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि एक एक्सल में, एक बोगी में 2 एक्सल होते हैं, इस प्रकार टोटल 4 एक्सल्स प्रत्येक कोचों में यूज किए जाएंगे। प्रत्येक एक्सल को स्पीड को मॉनिटर करने के लिए हमारा फोनिक व्हील के साथ स्पीड सेंसर कनेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक एक्सल पर हमारा 4, प्रत्येक कोच में हमारा 4 होंगे। प्रत्येक एक्सल में 1 की संख्या में होते हैं, प्रत्येक कोच में 4 होंगे। इसके अलावा बात करें हम, तो एक बोगी में प्रत्येक एक एक्सल पर हमारा अर्थिंग डिवाइस लगा होता है। 2 एक्सल जो होते हैं वो हमारा खाली होता है। टोटल हमारा जो ये है, यह हमारा स्पीड सेंसर लगा होता है। तो टोटल यहाँ पर फोनिक बिल पूछा गया था, तो प्रत्येक कोच में 4 की संख्या में हमारा फोनिक बिल लगे होंगे, चारों एक्सल के ऊपर 1-1 की संख्या में। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट। सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और यह कराए जाते हैं 18 मंथ्स या 6 लाख किलोमीटर के अंतराल पर इनको कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सीआर। सीआर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो कंट्रोल रिजर्वायर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेकिंग में रेफरेंस प्रेशर के तौर पर कंट्रोल रिजर्वायर के प्रेशर को ही लिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ एस रूल्स इन कोचिंग स्टॉक इज। कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत एस रूल्स का जो अंतराल है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो एस रूल जो है वह 1 मंथ +- 3 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं, जबकि 20 रूल जो होता है वह 3 मंथ +- 7 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं। प्रश्न में केवल एस रूल पूछा गया था, तो 1 मंथ +- 3 डेज होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, केवल ए में दिया गया है 1 मंथ्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीसी। बीपीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके माध्यम से जो यह पता लगाया जा सकता है कि जो गाड़ी के रेक के अंतर्गत कितने नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर मौजूद है और कितने नंबर्स में वर्किंग है, इसको देखते हुए यहाँ पर ब्रेक पावर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, और यह रेक टू रेक जो हमारा होता है वो वेरी करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द स्टोर इम्प्रेस्ड ऑफ CNW डिपोट्स इज द रिक्वायरमेंट फॉर डैश मंथ्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि CNW डिपो के भंडार अग्रदाय डैश महीनों के लिए अपेक्षित होता है। तो जब भी हम कोई सैंक्शन करते हैं किसी भी आइटम्स को, तो वो अगर इम्प्रेस्ड टाइप्स के स्टोर के अंतर्गत अगर आता है
तो यह ध्यान दिया जाता है, यह जो हमारा इम्प्रेस स्टोर्स है वो मेनली लोको सेट्स हो या CNW डिपोट्स हो, यहाँ पर इसके अंतर्गत आइटम्स जो होते हैं वो इम्प्रेस स्टोर जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज में आते हैं। तो इस प्रकार का जब भी हम सैंक्शन करते हैं तो 2 से 3 मंथ्स का जो हम आगे को देखते हुए हम सैंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो हम रिक्वायरमेंट है कितने मंथ्स तक का रखते हैं, 3 मंथ्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHV बोगी। LHV बोगी का जो व्हील बेस होता है वह 2560 mm, ICF का होता है 2896 mm, कैसना बोगी जो कि फ्रेड स्टॉक में प्रयोग किए जाते हैं इसका होता है 2000 ±5 mm, और वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें जिसका व्हील बेस जो होता है वो 2700 mm होता है। यहाँ पर LHV कोचों का पूछा गया था तो केवल और केवल 2560 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी कोचेज आर देयर इन 1 बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत की एक बेसिक यूनिट में कितने कोच मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल अगर बात करें वंदे भारत कोचेज रेक के अंतर्गत तो 2 तरह के यूनिट्स के साथ यहाँ पर रेक का फॉर्मेशन किया जाता है। पहले अगर बात करें तो एक होता है हमारा इंड बेसिक यूनिट जिसे EBU के तौर पर जानते हैं। इसमें जो होता है हमारा DTC ड्राइविंग टेलर कार, मोटर कोच, फिर टेलर कोच, फिर मोटर कोच होता है। इसी प्रकार अगर बात करें हम अगर तो एक होता है हमारा MBU मिडल बेसिक यूनिट जो कि मिडल पार्ट में लगाए जाते हैं। इसमें नॉन ड्राइविंग टेलर कोच यानी NDTC, मोटर कोच, फिर टेलर कोच, फिर हमारा मोटर कोच होता है। इस प्रकार टोटल 2 बेसिक यूनिट्स के साथ रेक का फॉर्मेशन किया जाता है। और इस प्रकार अगर बात करें तो नंबर ऑफ कोचेज का तो टोटल 4 की संख्या में एक बेसिक यूनिट के अंतर्गत कोचेज मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 4 के नंबर्स में यहाँ पर कोचेज मौजूद होते हैं एक बेसिक यूनिट के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हाउ मच प्रेशर ड्रॉप अकर ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय थ्रोटल इन वंदे भारत। वंदे भारत में थ्रोटल द्वारा ब्रेक लगाने पर कितना प्रेशर गिरता है तो इसमें 1.6 kg/cm² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द एग्जीक्यूटिव कोचेज ऑफ वंदे भारत कोचेज। वंदे भारत एक के अंतर्गत मेनली 2 तरह के यहाँ पर होते हैं। एक जो होते हैं हमारा वो हमारा इकोनॉमी क्लास जिसे हम एग्जीक्यूटिव क्लासेस बोलते हैं। एक हमारा होता है चेयर कार। एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर बात करें हम तो यह मेनली जो हमारा NDTC के जो पार्ट्स होते हैं इसमें यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो टोटल हमारा जो रेक्स जो फॉर्मेशन होते हैं NDCC में जो हमारा बर्थ के जो कैपेसिटी होता है सीट्स का वह 52 नंबर्स में होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द कंडमनेशन लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर इन वंदे भारत कोचेज। वंदे भारत रेक के अंतर्गत जो न्यू व्हील डाया जो है वह 952 mm, कंडमनेशन जो है वह 877 mm होता है। यहाँ पर कंडमनेशन लिमिट पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी 877 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, फुल फॉर्म ऑफ EBL। EBL का यहां पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो EBL की अगर बात करें तो यह मेनली जो होता है वह ऑल ट्रेन लेवल जो प्रोटेक्शन डिवाइस जो होते हैं उसके तौर पर यहां पर लिया जाता है। तो इसका अगर जो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इमरजेंसी ब्रेक लूप इसका सही फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, एक्सल में लॉक इवेंट्स अकर्स इन वंदे भारत ड्यू टू। वंदे भारत रेक के अंतर्गत जो एक्सल लॉक की घटना जो होता है वो क्या किस कारण से होता है। तो जब भी यहां पर बात करें अगर कि जो सेम बोगी में अगर एक्सल स्पीड की डिफरेंसेस जो है वो अगर वह 5 किलोमीटर रफ्तार से km/h तक अगर 15 सेकेंड तक अगर डिफरेंट पाया जाता है तो उस केस में एक्सल लॉक होने की समस्या यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है SMPS, व्हाट इज द वर्क ऑफ SMPS इन द फायर डिटेक्शन सिस्टम। फायर डिटेक्शन सिस्टम में जो हम SMPS जो हमारा होता है इसका क्या फंक्शन होता है, तो यह मेनली जो होता है वह 110 वोल्ट्स के जो AC सप्लाई होता है उसे स्टेबल 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करने का काम यह SMPS डिवाइस करता है फायर डिटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बैटरी इन फायर डिटेक्शन सिस्टम। फायर डिटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत जो टोटल कैपेसिटी जो बैटरी का होता है वो कितना होता है, तो इसमें मेनली जो होता है वो 24 वोल्ट्स के DC सप्लाई वाले बैटरी का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा किसी कारण से अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई इंटरप्ट होता है तो यही हमारा 24 आवर्स तक हमारा 24 वोल्ट्स के DC फायर डिटेक्शन सिस्टम के तौर पर यहाँ पर यूज में लिया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच मेक ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम हैज एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम। किस प्रकार के फायर डिटेक्शन सिस्टम में के अंतर्गत हमारा एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम होता है, तो इसमें सैनरॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द डिलेड टाइम टू एक्टिवेट फायर अलार्म इन फायर डिटेक्शन सिस्टम। फायर डिटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत फायर अलार्म को एक्टिवेट होने में जो डिले टाइम होता है वह 55 सेकेंड का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह डिले टाइम के बाद अगर हमारा फायर डिटेक्शन सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है तो इस दौरान हमारा जो ब्रेक एप्लीकेशन की जो हमारा प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो ऑडियो विजुअल जो हमारा अलार्म है वह भी बजने लगता है हूटर के तौर पर और जो हमारा लाइट होता है वो फ्लैश करने लगते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए व्हाट इज द स्पीड सेंसर ऑफ इस ईयर गैप बिटवीन द सेंसर एंड फोनिक बिल ऑफ ब्रेक सिस्टम मेक FTIL, यानी जो फैब्रिक ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड्स के जो हमारा मेक के जो हमारा बने हुए ब्रेक सिस्टम में हमारा जो सेंसर और फोनिक बिल के बीच जो गैप होते हैं वह 0.9 से लेकर 1.4 mm तक के गैप ईयर गैप होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ SST प्रोवाइडेड इन CCTV सिस्टम। जो हमारा कोचेज के अंतर्गत जो CCTV कैमरा वगैरह लगे होते हैं या स्टेशन वगैरह पर, तो यहाँ पर जो हमारा SST जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, इसका मिनिमम कैपेसिटी कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो मिनिमम कैपेसिटी होता है वह 4 टेराबाइट्स का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी मिनिमम चैनल्स आर देयर इन NVR फिटेड इन कोचेज। कोचेज में जो NVR फिटेड होते हैं, NVR का मतलब हो गया नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। इसके अंतर्गत मिनिमम कितने चैनल मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसके अंतर्गत जो मिनिमम चैनल होते हैं वो 8 की संख्या में मिनिमम चैनल मौजूद होते हैं। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं EFG2 कंसिस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड्स। जो EFG2 होते हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स लगे होते हैं, तो इसके अंतर्गत टोटल 4 की संख्या में कार्ड्स लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं फोनिक बिल कंसिस्ट नंबर ऑफ तीर्स। जो फोनिक बिल लगे होते हैं हमारे एक्सल के ऊपर जिसका प्रयोग हम व्हील की स्पीड को काउंट करने के लिए लेते हैं एक्सल के स्पीड को, तो यहाँ पर जो इसमें हमारा मौजूद होता है नंबर ऑफ तीर्स वह 80 नंबर्स में होता है, 80 की संख्या में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMOC। AMOC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो AMOC का फुल फॉर्म होता है सिंपली एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फर्स्ट वंदे भारत ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज स्टार्टेड बिटवीन।
वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो पहला वंदे भारत चालू किया गया था वह किन किन स्टेशनों के बीच जारी किया गया था, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला जो जारी किया गया था फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, वह मुंबई सेंट्रल स्टेशन से लेकर गांधीनगर कैपिटल GNC के बीच चलाया गया था और यह चलाया गया था पहली बार 30 सितंबर 2022 के अंतर्गत चलाया गया था। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपको पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।